माय डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन केमिस्ट्री का पार्ट 4 ला रहे हैं। तो इसमें हम राउल्स लॉ को एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं हम और राउल्स लॉ के बारे में कैसे जान सकते हैं, इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक स्टूडेंट का डाउट था कि अगर कोई स्कूबा ड्राइवर पानी में अगर ड्राइव कर रहा है, नीचे की हो जाता है, तो जो सिलेंडर लेता है उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? ओनली ऑक्सीजन, चूंकि अगर हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भरते हैं तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है तो ऑक्सीजन तो बॉडी में कंज्यूम होता है, उसका यूज मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का यूज नहीं होता है, जिसके वजह से जब स्कूबा डाइवर जब बाहर आता है पानी से तो नाइट्रोजन प्रेशर कम होने की वजह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हर जगह कहीं कहीं नसें जो वेन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बहुत दर्द होता है। तो एक मेरे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर अगर ऑक्सीजन ही लेके जाए सिलेंडर सी में या ओशियन में कहीं भी तो अच्छा रहेगा, नाइट्रोजन को ले जाने की क्या जरूरत है? तो एक्चुअली होता क्या है, इसके दो रीजन हैं। पहला चीज, अगर आप ऑक्सीजन के सिलेंडर को फिल करते हो तो ऑक्सीजन बढ़ने में क्या है, हेल्पफुल है। तो इतना ज्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन एक साथ रहेगा तो एक्सप्लोजन का डर रहता है कि एक्सप्लोज हो जाएगा, एक पहला। दूसरा क्या है कि जब कोई भी स्कूबा डाइवर जब पानी में एंट्री मारता है, नीचे जाता है, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इससे क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ओवर कंज्यूम हो जाएगा, और ओवर कंज्यूम भी क्या होता है, घातक होता है। इस वजह से हम उसकी रिएक्टिविटी को, उसके कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, और इसी कम करने के लिए उसमें हम एक अनरिएक्टिव गैस, जैसे नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन नाइट्रोजन भी क्या है, हार्मफुल है। तो हम जब स्कूबा डाइवर अब जो गैसेस यूज करते हैं वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उसके साथ साथ हीलियम, इन तीनों गैसों को मिक्स करके यूज किया जाता है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो आज हम राउल्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं कि राउल्स लॉ हमने समझ लिया दो कंडीशन में, एक वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल के केस में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि राउल्स लॉ का एक्सटेंशन क्या है। तो बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। क्योंकि हम पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी में, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सॉल्युबिलिटी हमारा सेकंड यूनिट सॉल्युबिलिटी था, तो सॉल्युबिलिटी में हमने 3 तरीके से पढ़ लिया। पहला पढ़ा जब सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया था। दूसरा हमने पढ़ा जब गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो उसमें हेनरी लॉ आया। अभी हम बात कर रहे थे लिक्विड को जब लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो उसमें राउल्स लॉ आया है। तो इस जो लिक्विड को लिक्विड में जब डिजोल्व करते हैं तो 2 तरीके के सोल्यूशन बनते हैं, एक होता है हमारा आइडियल सोल्यूशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब एक क्वेश्चन ये है कि आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन हमारा क्या है, डेल्टा V इक्वल टू 0 और डेल्टा H इक्वल टू 0। अब ये डेल्टा V जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है और चेंज ऑफ इंथैल्पी है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन। और जब वो 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, चेंज ऑफ इंथैल्पी और चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। लेकिन हम इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि आइडियल सोल्यूशन में चेंज ऑफ वॉल्यूम और चेंज ऑफ इंथैल्पी 0 कैसे हो सकता है। समझते हैं, हमारे पास 2 बीकर है, एक बीकर में हमने 50 ml का एक सोल्यूशन भरा है और दूसरे हमने 50 ml का सोल्यूशन भर दिया है। अब अगर इन दोनों बीकर को आपस में मिक्स कर दें तो ये क्या होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए। और अगर ये 100 ml है तो इन दोनों का चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, 50 - 50 इक्वल टू 0। अगर 100 ml है तो ये क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन है जो आइडियल सोल्यूशन है ही नहीं। बहुत सारे क्या, इस नेचर में आइडियल सोल्यूशन मिलता ही नहीं है। तो ये आइडियल सोल्यूशन जब नहीं मिलता है तो क्या राउल्स लॉ किस कंडीशन के लिए है, तो राउल्स लॉ केवल आइडियल सोल्यूशन के लिए ही बनाया गया है। एक और तरीका समझते हैं थोड़ा और इजी वे में। जैसे हमने क्या किया, 1 ग्लास वाटर लिया, इस 1 ग्लास वाटर को हमने 2 ग्लास में क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब हमने इस 2 ग्लास में जब डिवाइड कर दिया तो इन दोनों को वापस उस ग्लास में मिक्स किया। अगर ये दोनों मिलाने पे पूरा कंप्लीट जितना वाटर था अगर है तो हम क्या कहेंगे, आइडियल सोल्यूशन।
लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, आप देखेंगे कि 1 गिलास पानी आपने भरा हुआ है, तो अगर उसके 2 छोटे छोटे गिलास में आप डाल देते हैं और फिर वापस जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे वो पहले से थोड़ा सा भी कम जरूर होगा। यानी चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो पूरी तरीके से 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो अगर कोई वैल्यू है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है? 0 है, तो हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। जैसे इसी तरीके से हम इसकी एंथैल्पी भी समझ सकते हैं। सपोज इसका अगर 50 किलो जूल है, इसका भी 50 किलो जूल है, तो चेंज ऑफ जो एनर्जी है, एंथैल्पी, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है कि चेंज ऑफ वॉल्यूम और चेंज ऑफ एंथैल्पी अगर 0 है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और अगर 0 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और एक बात और याद रखना है कि जो राउल्स लॉ होता है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही होता है। तो जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ओके। और जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दो सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, और दो सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको थोड़ा बॉन्ड के बेसिस पे समझते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बीकर ए लिया, तो ये हमने मान लिया ए कंपोनेंट है इसमें, और दूसरा बीकर में बी लिया तो इसमें बी कंपोनेंट है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स है वो ए है, ए ऐसे है। इनमें क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे क्या होगा? ए बी होगा। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन में होता क्या है, ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन है वो किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा। यानी ए बी का जो इंटरेक्शन है वो इक्वल है किसके? ए और बी के। अगर ऐसा नहीं है, जैसे सपोज मान लिया जाए ए का जो इंटरेक्शन है और बी का इंटरेक्शन है वो ए बी के इंटरेक्शन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? इनका इंटरेक्शन जो इनके बीच में बॉन्डिंग बनी हुई है वो सेम क्वांटिटी या सेम मैग्नीट्यूड की होगी ए और बी के कंपैरिजन में। तो अब एक बात याद रखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो गया? पहला, डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा वी इक्वल टू 0। एक तीसरा कंडीशन क्या हो गया? एक और लिख सकते हैं, राउल्स लॉ फॉलो। अगर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन है। फोर्थ में क्या लिख सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ ए इक्वल है किसके? बी ए बी इक्वल होंगे किसके? ए बी के। यानी सारा इंटरेक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। एक बात और समझ सकते हैं कि इस तरह का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अगर हम बात करें कि इस तरह का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि नेचर में है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशन को या उसके अप्रोच में जाना चाहें तो क्या हो सकता है? तो याद रखेंगे वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। चेंज ऑफ एंथैल्पी 0, चेंज ऑफ वॉल्यूम 0, राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, और जो इंटरेक्शन है सॉल्यूशन का मिक्स करने के बाद वो इनिशियल स्टेट वाले सॉल्यूशन के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और एग्जांपल जैसे हो सकता है वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और इसी के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब थोड़ा और डिटेल से समझते हैं इसको। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो आप समझ गए होंगे इसके क्या क्या क्राइटेरिया है। डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, एंड इंटरेक्शन ए बी इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी। ए और बी के इंटरेक्शन के साथ जो इंटरेक्शन है सॉल्यूशन का ए बी का वो इक्वल नहीं होगा। ये 3 कट और एक 4 राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो। तो अगर ये 4 क्राइटेरिया को कोई फॉलो कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, इस बेसिस पे हम थोड़ा समझते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से। अगर इंटरेक्शन जो है ए बी का, अब ए बी का इंटरेक्शन है वही एक बार और समझ लेते हैं। ये हमारा ए कंपोनेंट है और ये हमारा बी कंपोनेंट है, और हमने इनको मिक्स किया
ए और बी को, तो ये बना लिया ए बी। तो इसमें इंटरेक्शन क्या है, ए ए, इसमें इंटरेक्शन क्या है, बी बी, तो इसमें इंटरेक्शन क्या है, ए बी। अगर ए बी का इंटरेक्शन इनके इक्वल है तो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ए बी का इंटरेक्शन इनके इक्वल नहीं है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या हो सकता है, और आप एक बात तो जान रहे होंगे कि रॉल्स लॉ को हम जो पढ़ते हैं वो क्या है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करता है। रॉल्स लॉ क्या कैलकुलेट करता है, वेपर प्रेशर। तो ए बी का जो वेपर प्रेशर है और बी और ए का जो वेपर प्रेशर है, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका सपोज प्योर स्टेट में जो भी वेपर प्रेशर बना, इसका भी जो वेपर प्रेशर बना, अगर इसके वेपर प्रेशर के इक्वल होता है तो आइडियल कंडीशन हो जाएगा। इक्वल तब होगा जब इंटरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इन दोनों का जो वेपर प्रेशर बनता हो इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। या तो इनसे ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा या फिर इससे क्या होगा, कम वेपर प्रेशर बनेगा। तो जब ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा तो उसको हम बोलते हैं डेविएशन इन राउल्स लॉ। देखिए ध्यान से, देखिए वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूशन, तो जो आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूशन जो हमारे पास बीकर है ए बी, अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है कंपेयर टू इनसे, तो हम कहेंगे डेविएशन हो गया राउल्स लॉ में। यानी राउल्स लॉ के तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, तो जब राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो इनका वेपर प्रेशर इनके क्या होता, इक्वल होता। लेकिन ये जब फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसका जो वेपर प्रेशर है या तो इनसे कम बनेगा या तो इनसे ज्यादा बनेगा। तो दो तरह के डेविएशन है। एक को हम बोलेंगे जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा कंपेयर टू इनिशियल स्टेट वाले सॉल्यूशन से, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। और जब इसका वेपर प्रेशर कम बनेगा तो हम बोलेंगे निगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ क्या है और निगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ क्या है। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा और निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा। अब हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ क्या है और निगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ क्या है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ में जैसे थोड़ा इसको हम समझते हैं। मान लिया जाए ए बीकर है, उसमें हमने ए कंपोनेंट रखा है, एक दूसरा बीकर है उसमें हमने बी कंपोनेंट रखा है, और इन दोनों को मिक्स किया तो हमारा हो गया ए बी कंपोनेंट। तो इनका इंटरेक्शन क्या क्या है, ए ए, इनका इंटरेक्शन क्या है, बी बी के बीच में, इनका इंटरेक्शन क्या है, ए और बी के बीच में। तो पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, किससे कंपेयर में, इनिशियल बीकर के कंपेयर में, इनिशियल लिक्विड के कंपेयर में। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर अगर ज्यादा आ रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इससे कंपेयर में, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। इसका एक और लॉजिक समझते हैं कि इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया और वीक हो गया। तो ये जो लूजली बॉन्डेड है, बॉन्ड बहुत कम है, इसके वजह से ज्यादा वेपर क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। तो अगर हम बात करें, जब हमने पिछले पार्ट 3 में सॉल्यूशन केमिस्ट्री में हमने देखा था कि हमने जो है राउल्स लॉ को एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए फॉलो करता है, इस तरीके का ग्राफ था। जैसे मान लिया जाए कि हमने यहाँ दो कंपोनेंट लिया है, ए ज्यादा वेपराइज हो रहा है किससे, बी से, ए और अगर ज्यादा वेपराइज है बी से, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्योर कंपोनेंट है ए और यहाँ पे प्योर कंपोनेंट है बी, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मिक्स नहीं है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, 1। जैसे जैसे सॉल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ए की 0 और मोल फ्रैक्शन बी की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी ए और ए प्योर स्टेट को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो मेरा पार्ट 3 देखेगा तब इसको जाके क्लियर होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये प्योर स्टेट दिखा रहा है। अब देखिए इसका जो वेपर प्रेशर है ए का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ए का जो सॉल्यूशन में पार्टिसिपेशन है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे इधर जाने पे
कम होता जा रहा है और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से बी का यहाँ पे आके क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये पार्शियल प्रेशर है बी का, ये पार्शियल प्रेशर है ए का। तो टोटल पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। ये किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, मतलब वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जब ये वेपर प्रेशर को हम इधर से डिनोट कर रहे हैं, तो पीए का वेपर प्रेशर क्या होगा, ये होगा, और पीबी का वेपर प्रेशर क्या होगा, पहले से ज्यादा बनेगा। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पहले से और ज्यादा बनेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में आपको कर्व ऊपर की ओर खींचना है, ये चीज है। वहीं अगर इसका एक एग्जांपल हम देखें, जैसे एल्कोहल में हमने मिक्स कर दिया साइक्लोहेक्सेन, एल्कोहल हमने मिक्स कर दिया साइक्लोहेक्सेन को। अब देखिए एल्कोहल में जब हम साइक्लोहेक्सेन को मिक्स करेंगे तो कैसे इसको हम थोड़ा सा समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एल्कोहल HOC2H5 C2H5 को H HOC2H5 हमने इसमें एल्कोहल भरा है ए बीकर में। तो देखिए OAH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग O के बीच में हो रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एल्कोहल में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे से क्या है, ज्वाइन है। और दूसरे में हमने लिया है साइक्लोहेक्सेन और इसमें हमने लिया है एल्कोहल। तो ये एल्कोहल है और ये साइक्लोहेक्सेन है। अब जब साइक्लोहेक्सेन को जब हम यहां से इंट्रोड्यूस करेंगे, इस एल्कोहल में मिलाएंगे, तो ये क्या करेगा, इनके बीच के बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा, फ्री कर देगा। और जब इस साइक्लोहेक्सेन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा तो एक कंपोनेंट क्या हो गए, फ्री हो गए, एक एक पार्टिकल्स हो गया। तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो गई, कम हो गई ना, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड था वो तो टूट गया। तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो गई, इसलिए इनका वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा। तो एक एग्जांपल हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन में कि एल्कोहल को जब हम साइक्लोहेक्सेन में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, पॉजिटिव डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और सीबीएसई इसको हर रेगुलर वे में पूछते रहता है। वही अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन का बात करें, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन हमने नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ को थोड़ा सा इसके बारे में समझें तो क्या हो सकता है कि जैसे मान लिया ये बीकर है ए, एक दूसरा बीकर है बी, इन दोनों को मिक्स किया, एक और बीकर हो गया ए बी इंटरेक्शन। अब देखिए इसमें इंटरेक्शन किसके किसके बीच है, ए के बीच, इसमें इंटरेक्शन किसके बीच है, बी के बीच। तो इसमें अगर इंटरेक्शन बी के बीच में है, इसमें ए के बीच है, तो इसमें इंटरेक्शन किसके होगा, ए के बीच में। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि वेपर प्रेशर क्या बनेगा, आइडियल से थोड़ा सा कम। पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, वेपर प्रेशर कितना बनेगा, आइडियल से थोड़ा ज्यादा। तो अगर इसका वेपर प्रेशर कम बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, पहले से क्या हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है। स्ट्रॉन्ग होने से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या बनता है, कम बनता है। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या बनता है, ज्यादा बनता है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो यहां पे जो इंटरेक्शन है ऐसा कैसे हो गया, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने इसमें एसीटोन ले लिया और इसमें हमने ले लिया क्लोरोफॉर्म। तो देखते हैं एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमारा एसीटोन है, एसीटोन। और हमने यहां पे CH3Cl, सॉरी ये फॉर्मूला ही गलत हो गया, CHCl3। तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन, और देखिए एक पार्ट में हमने क्या रखा था, एसीटोन, और दूसरे पार्ट में हमने क्या रखा था, क्लोरोफॉर्म। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गई। दो सॉल्यूशन हमने अलग अलग लिए थे, उन दोनों को मिक्स करने पे ये जो सॉल्यूशन बना उसमें एक एडिशनल बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरेक्ट हो गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। तो बताइए अब बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब बॉइलिंग पॉइंट इसकी बढ़ गई तो आप जब हीट सप्लाई करोगे तो जल्दी ये वेपराइज नहीं होगा, तो इसका वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा। तो देखिए ये हमारा आइडियल कंडीशन है, ये हमारा आइडियल कंडीशन है। अभी हमने थोड़ा समय पहले समझा इसको, ये आइडियल कंडीशन है। तो अगर इसका हम देखें पीए का वेपर प्रेशर क्या होगा, पहले से थोड़ा सा कम होगा, पीबी का क्या होगा, कम होगा। तो जो मेन हमारा टोटल वेपर प्रेशर है वो भी पहले से क्या होगा, कम होगा। तो निगेटिव डेविएशन में जो लाइन है वो कहा जाएंगी, नीचे से रहेंगी, अब पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर की ओर रहेंगी। तो एक बात तो क्लियर है कि पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और निगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये बात याद रखेंगे आप। अच्छा, इसका और क्या क्या कंडीशन है, जैसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि पॉजिटिव डेविएशन है तो सॉल्यूशन का डेल्टा बी की वैल्यू क्या होगा, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो या जीरो। तो ये जीरो तो नहीं होगा, जीरो होगा तो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा बी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और अगर टोटल वेपर प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर की बात करें, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, किससे, इन पीए और पीबी से। लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशन बात करें तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो, डेल्टा बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो, और पीटी जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, लेस देन जीरो। किसके कंपेयर में, पीए प्लस पीवी। तो ये दो तीन फैक्टर आपको एकदम याद रखना है। अगर आपको एक बार में क्लियर कंसेप्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको एक दो बार और देखेंगे, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप एग्जाम में असर्शन और रीजन के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा राउल्ट्स लॉ एक्सटेंशन। एक टॉपिक की बात कर लेते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। एजियोट्रॉपिक का मतलब समझने के लिए थोड़ा इसको मैं एक जनरल वे में समझाता हूं। जैसे आप देखेंगे शोले में एक गाना है, ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये ऐसा सोल्यूशन है जो साथ नहीं छोड़ता है। जैसे इसको अगर दूसरे में कहें तो दो जिस्म एक जान, ऐसे इस तरह के सोल्यूशन है। तो इसमें देखिए होता क्या है, एक सोल्यूशन का, जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। एक सोल्यूशन है, जैसे मान लेते हैं एल्कोहल है, एल्कोहल है, ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास से बॉयल हो जाता है। एक दूसरा सोल्यूशन हमने ले लिया, एक वाटर है, ये कितना है, इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इन दोनों को जब मिक्स करेंगे, इन दोनों को मिक्स किया, दारू और पानी का बहुत पुराना रिश्ता है, तो जब इन दोनों को मिक्स किया, एल्कोहल और वाटर को जब मिक्स किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों का अलग अलग है। लेकिन नहीं, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो पहले कौन वेपराइज होगा, एल्कोहल। एल्कोहल अपन, ये जो वाटर है ये अपने एल्कोहल के लिए साथ साथ क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। मतलब एल्कोहल का जब वेपर 78 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है, उसी के साथ ये भी क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है साथ साथ में, जबकि इसको 100 पे होना चाहिए। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब एक बात और याद रखेंगे, एजियोट्रॉपिक का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन में, तो वहां पे एजियोट्रॉपिक बॉइलिंग मिक्सचर क्या था, लेस की हाई, बताइए। पॉजिटिव डेविएशन में, तो पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या थी, कम थी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मिनिमम एजियोट्रॉपिक बॉइलिंग मिक्सचर, मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये कब होगा, पॉजिटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन में। निगेटिव डेविएशन में क्या है, निगेटिव डेविएशन में क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो गई, मतलब मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लेकिन एजियोट्रॉपिक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर में क्या है कि जो दो सॉल्यूशन को, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है, जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो वो दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे ना होकर किसी एक टेम्परेचर पे ही क्या हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो
माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है, सपोज अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं उसको एक बार और क्लियर कर दूंगा। तो हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन का पार्ट 4 कंप्लीट किया। अब हम सॉल्यूशन के पार्ट 5 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।